सिद्धार्थ के लिए काला पत्थर सिर्फ एक नाम था, एक जगह जहां उसके दादाजी ने खूब पैसा कमाया था और फिर अचानक सब छोड़कर मुंबई आ गए थे। दादाजी के मरने के बाद पुरानी फाइलों में सिद्धार्थ को उस बंद पड़ी कपड़े की फैक्ट्री के कागज मिले। उसने सोचा, क्यों ना इस पुरानी जमीन को बेचकर मोटी रकम कमाई जाए। सिद्धार्थ अपने जिगरी दोस्त रोहन को लेकर अपनी एसयूवी में काला पत्थर के लिए निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और पथरीला था। जैसे जैसे वो उस इलाके के पास पहुंच रहे थे, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा और हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगी। शाम ढलते ही वो फैक्ट्री के बड़े से लोहे के गेट पर पहुंचे। गेट पर जंग लगा था और कांटों वाली तारें लिपटी हुई थीं। आसपास कोई बस्ती नहीं थी, बस मीलों दूर तक फैला सन्नाटा। सिद्धार्थ ने गाड़ी की हेडलाइट्स जलाईं और गेट का ताला तोड़ने के लिए हथौड़ा निकाला। जैसे ही उसने पहली चोट मारी, गेट अपने आप एक तेज और कान फाड़ देने वाली चरमराहट के साथ खुल गया। ऐसा लगा जैसे कोई बरसों से उनका इंतजार कर रहा हो। रोहन थोड़ा सहम गया। भाई सिड, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। हवा में कैसी अजीब सी बू है, महसूस कर रहा है। सिद्धार्थ ने नाक सिकोड़ी। बू थी जैसे गीली राख और सड़े हुए चमड़े को एक साथ जलाया गया हो, लेकिन उसने बात टाल दी। पुरानी बंद जगह है यार, सीलन होगी, चल अंदर। दोनों टॉर्च लेकर फैक्ट्री के मेन हॉल में घुसे। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। बड़ी बड़ी मशीनें खामोश खड़ी थीं, जैसे सोए हुए दैत्य हों। हर तरफ मकड़ी के जाले थे जो टॉर्च की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी वहां का तापमान। बाहर गर्मी थी, लेकिन फैक्ट्री के अंदर कड़ाके की ठंड थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक पहुंच जाए। उन्होंने तय किया कि रात फैक्ट्री के ऊपर बने छोटे से ऑफिस केबिन में गुजार लेंगे और सुबह होते ही जमीन का मुआयना करके निकल जाएंगे। रात के करीब 1 बजे होंगे। सिद्धार्थ की आंख एक आवाज से खुली, खट खट खट, जैसे कोई दूर कोने में किसी मशीन पर हथौड़ा मार रहा हो। सिद्धार्थ उठा। उसने रोहन को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रोहन अपने स्लीपिंग बैग में नहीं था। रोहन, पागल है क्या? इस वक्त कहां गया? सिद्धार्थ टॉर्च लेकर बाहर निकला। हॉल में घुप अंधेरा था। वो खटखट की आवाज अब बंद हो चुकी थी, लेकिन अब एक नई आवाज आ रही थी, किसी के रोने की, बहुत धीमी, सिसक सिसक कर रोने की आवाज, जैसे कोई बच्चा डर के मारे मुंह दबाकर रो रहा हो। सिद्धार्थ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई। रोशनी दूर एक कोने में पड़ी जहां पुराने कपड़ों का ढेर लगा था। वहां कोई बैठा था। पीठ सिद्धार्थ की तरफ की। रोहन, तू है क्या? सिद्धार्थ ने डरते हुए पूछा। वो साया धीरे धीरे खड़ा हुआ। जब वो मुड़ा तो सिद्धार्थ की चीख निकल गई। वो रोहन ही था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें पथरा गई थीं, पुतलियां गायब थीं और सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। रोहन एक रोबोट की तरह सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा। उसके चलने का ढंग इंसानों जैसा नहीं था। उसके जोड़ों से कड़क कड़क की आवाजें आ रही थीं। रोहन, क्या कर रहा है? रुक जा। रोहन रुक गया। उसने अपना मुंह खोला। जो आवाज निकली वो रोहन की नहीं थी। वो एक भारी, खोखली और गुस्से से भरी आवाज थी, जो लग रहा था सीधा पाताल से आ रही है। आ गया तू, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, मालिकों के खून। सिद्धार्थ समझ गया कि ये उसका दोस्त नहीं है। वो जान बचाकर ऑफिस की तरफ भागा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन दरवाजे के बाहर से रोहन के हाथों की थपथपाहट शुरू हो गई। वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ ऑफिस में इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई दूसरा रास्ता मिले। उसकी नजर दीवार पर टंगे एक बड़े से धुंधले आईने पर पड़ी। आईने में जो दिख रहा था वो ऑफिस का कमरा नहीं था। आईने में फैक्ट्री का हॉल दिख रहा था, लेकिन अब वो बंद नहीं था। वहां मशीनें चल रही थीं। हजारों मजदूर काम कर रहे थे। उनके चेहरों पर दर्द और खौफ था। तभी आईने में मंजर बदला। आग, हर तरफ आग लगी थी। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन फैक्ट्री के सारे दरवाजे बाहर से बंद थे। सिद्धार्थ ने देखा कि ऊपर बालकनी में एक आदमी खड़ा होकर हंस रहा था। वो उसके दादाजी थे।
सिद्धार्थ आईने से चिपककर ये सब देख रहा था। तभी आईने के अंदर से एक जला हुआ काला हाथ बाहर निकला और उसने सिद्धार्थ का गला पकड़ लिया। सिद्धार्थ तड़पने लगा। वो हाथ गर्म लोहे जैसा तप रहा था। उसने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस हाथ की पकड़ मजबूत थी। बाहर दरवाजा टूटने की कगार पर था। रोहन की आवाज अब बदल चुकी थी। अब वहां एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के चीखने और रोने की मिलीजुली आवाजें आ रही थीं। खोलो, हमें जलने से बचाओ, हमें बाहर निकालो मालिक। दरवाजा टूट कर गिरा। सिद्धार्थ ने देखा कि रोहन अकेला नहीं था। उसके पीछे अंधेरे से दर्जनों काले जले हुए साए निकल रहे थे। उनके शरीर से अभी भी धुआं निकल रहा था और चमड़ी लटक रही थी। वो सब सिद्धार्थ की तरफ बढ़ रहे थे। आईने से निकले हाथ ने सिद्धार्थ को जमीन पर पटक दिया। उसके चारों तरफ वो जली हुई रूहें घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। रोहन, जिसके शरीर पर अब उन रूहों का कब्जा था, आगे आया और सिद्धार्थ के ऊपर झुक गया। उसकी बिना पुतलियों वाली आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने उसी भयानक आवाज में कहा, तेरे दादा ने हमें इस कारखाने में जिंदा जलाया था ताकि वो इंश्योरेंस का पैसा खा सके। हमने तड़प तड़प कर जान दी थी। आज हिसाब बराबर होगा। आज तू भी तड़पेगा। सिद्धार्थ चीखना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसका गला घुट रहा था। उसे अपने चारों तरफ आग की तपिश महसूस होने लगी, हालांकि वहां कोई आग नहीं थी। उसके कपड़े, उसकी चमड़ी, सब कुछ गर्मी से पिघलने लगा। ये एक ऐसी आग थी जो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जिसका दर्द असली आग से 1000 गुना ज्यादा था। काला पत्थर की वो सुनसान रात सिद्धार्थ की दर्दनाक चीखों से गूंज उठी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय उन रूहों के जो बरसों बाद अपना बदला ले रही थीं। अगली सुबह जब कुछ स्थानीय लोग वहां से गुजरे तो उन्हें फैक्ट्री का गेट खुला मिला। अंदर ऑफिस में उन्हें 2 लाशें मिली। रोहन की लाश दरवाजे के पास पड़ी थी। उसका चेहरा डर से बिगड़ा हुआ था। और सिद्धार्थ की लाश ऑफिस के बीचों बीच पड़ी थी। उसका पूरा शरीर कोयला बन चुका था, बुरी तरह जला हुआ। हैरानी की बात यह थी कि पूरे कमरे में आग लगने का एक भी निशान नहीं था। यहाँ तक कि जिस कालीन पर वो पड़ा था वो भी सलामत था। सिद्धार्थ को उसी आग ने जलाया था जो 25 साल पहले उसके दादाजी ने लगाई थी। हिसाब पूरा हो चुका था।